जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक से लेकर इकोनॉमिक कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने हाल में सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया, जो कि पाकिस्तानी खेती की लाइफलाइन है। इस्लामाबाद कुड़कुड़ाते हुए आरोप लगा रहा है और यहां तक कि युद्ध की धमकियां भी दे रहा है। लेकिन चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई भी और देश, कोई भी दुश्मन देश पर आनन फानन हमला नहीं कर सकता। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जब हवाई द्वीप पर अमेरिकी सैनिक रूटीन व कामों में जुटे हुए थे, तभी अचानक आसमान में जापानी फाइटर प्लेन दिखने लगे। आन की आन में अमेरिका की सबसे बड़ी नौसैनिक छावनी तबाह हो गई। इसके बाद अमेरिका ने जो किया वो तो खैर अलग किस्सा है। जापान के इस अटैक को पर्ल हार्बर हमला भी कहते हैं। उसको सरप्राइज अटैक कहा जाता रहा, लेकिन ऐसा ही नहीं, इसके पीछे महीने की गुप्त और बारीक रणनीति छिपी थी। साल 1941 की शुरुआत में ही जापान को लगने लगा था कि अमेरिका उसकी बढ़ती ताकत के सामने दीवार बन सकता है। जापान एशिया में लगातार फैल रहा था। उसे रोकने के लिए अमेरिका आर्थिक पाबंदियां लगाने लगा। इससे जापान को बड़ा झटका लगा। इसी माहौल में जापान के मशहूर एडमिरल इसोरोकु यामामोटो ने एक गुप्त योजना तैयार की, जिसका नाम था ऑपरेशन जेट। वो यूएस को तगड़ा झटका देने की तैयारियों में लग गया। लंबी ट्रेनिंग हुई, जिसमें पर्ल हार्बर का नक्शा बनाकर रिहर्सल भी की गई। इस दौरान जापान ने अपने जहाजों और विमानों को पूरी तरह रेडियो साइलेंस में रखा, ताकि यूएस को कुछ पता न लग सके। नवंबर के आखिर में पूरी टुकड़ी चुपचाप हवाई के पास पहुंच गई। दिसंबर के पहले हफ्ते में उसे अमेरिकी सैनिकों पर अटैक कर दिया। इसमें लगभग 2500 लोग मारे गए। बता दें कि इससे एक दिन पहले तक जापान के साथ यूएस की कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। वाशिंगटन को उम्मीद थी कि टकराव टल सकता है, लेकिन जापान असल में केवल टाइम स्पाई कर रहा था। इसके बाद यूएस ने जापान पर परमाणु हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से उतर गया। लंबे समय तक जापान के इस हमले को सरप्राइज अटैक की तरह दिखाया जाता रहा, जो राजबात में खुला। कोई भी देश किसी देश पर अचानक से हमला नहीं कर पाता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इसके लिए लंबी तैयारियां लगती है, जिसे सैन्य जवाब में बैटल इंडक्शन कहते हैं। वे कहते हैं लड़ाई का ऐलान जैसी बातें फिल्में हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई देश अचानक हमले कर दे। बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। युद्ध से पहले तैयारियां होती हैं। सबसे पहले सेना को अपने हथियारों, गोला बारूद, टैंकों, विमानों और जहाजों की जांच करनी होती है। फौज की मोबालाइजेशन होती है और उन्हें सीमाओं पर भेजा जाता है। हथियारों के अलावा फ्यूल और राशन भी भेजे और जमा किए जाते हैं। उस समय रेल और ट्रक्स इतने ज्यादा चलते थे कि अपने आप ही पता लग जाएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। यही बैटल इंडक्शन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर थोड़ा बहुत संघर्ष युद्ध नहीं कहलाता। यहाँ तक कि कारगिल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं हुई थी। वो कारगिल इन्फ्लिक्ट था। लड़ाई तब कहलाती है जब उसमें पूरा देश इन्वॉल्व हो जाए। इस समय नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते और भी तमाम बदलाव होते हैं जो इमरजेंसी में जरूरी होते हैं। साल 1971 में भी भारत ने पाकिस्तान पर अचानक हमला नहीं किया था। बांग्लादेश में बहुत हिंसा हो रही थी। करोड़ों शरणार्थी भारत आ रहे थे। हालात इतने खराब थे कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से युद्ध की बात की। हालांकि मानेकशॉ ने इसे कुछ महीनों के लिए टाल दिया। अप्रैल से तैयारियां शुरू हुई और दिसंबर में लड़ाई। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। हाँ, एयर स्ट्राइक की बात अलग है, लेकिन युद्ध नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे युद्ध से पहले ये भी कोशिश भी होती है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से कोई हल निकल सके। इसके लिए कई बार दूसरे देश भी मध्यस्थ बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ कहते हैं, इजराइल की बात अलग है। वो बहुत छोटा देश है और साथ ही चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसने सारी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर रखे हैं, तो यहाँ उसकी तुलना नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहता है कि कोई भी देश युद्ध नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी खतरे में ना आए या फिर उसे सुरक्षा परिषद की मंजूरी न मिल जाए। अगर कोई देश अचानक हमला करे बिना किसी कारण के, तो वह अवैध युद्ध कहलाता है। खुद अमेरिका के साल 2003 में इराक पर हमले को इसी कैटेगरी में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दुश्मन देश को चेतावनी भी दी जानी चाहिए। जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि लड़ाई से पहले अगली पार्टी को चेताना जरूरी है। ये वार्निंग आमतौर पर डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से भेजी जाती है, जैसे कि राजनयिक लेटर या विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बताया जाता है कि हमने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन अगला राजी नहीं है। हालांकि अगर हमला आकस्मिक भी हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ खास नहीं कर पाती, सिवाय आलोचना करने के या पाबंदियां लगा देने के, जैसा हाल के कई मामलों में दिख रहा है।